नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश अहिर कोणार्क की लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम बात कर रहे थे ताज के शासन के अधिनियम की और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी 1858 के शासन अधिनियम की, 1861 के भारत परिषद अधिनियम की और 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। और आज हम बात करेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसलिए जानते हैं कि मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले बात करें कि इस अधिनियम को लाने के पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य क्या था। तो 1892 के अधिनियम ने हम बात की कि भारतीयों को प्रशासन में नियंत्रण और प्रशासन में शामिल किया गया था और उसके बाद में भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी या राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दी है। सांप्रदायिकता अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का दमन करने के लिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया जाता है। इस अधिनियम में क्या किया जाता है कि इसमें अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग हैं, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग हैं उनके लिए ये अधिनियम लाया जाता है और इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम वर्ग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। तो हमने बात की 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मित्रों, मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं, सांप्रदायिकता का जनक। भारत में मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि मिंटो ने सांप्रदायिक धर्म के आधार पर मतदान की निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अब हम आगे बात करें कि इस अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान किए गए। रीड, पटवार, कांस्टेबल। हम यहाँ सामान्य सी बात करेंगे कि इस अधिनियम द्वारा बेसिक से कौन कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अर्थात भारत में अब मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अर्थात मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार ही होंगे और उनका जो मत देने का अधिकार होगा वह भी मुस्लिम ही होंगे। तो इस प्रकार इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। आगे इस अधिनियम का अगर हम बात करें कि इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान क्या किया गया, तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया। 1892 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या अधिक से अधिक 16 और कम से कम 10 कर दी गई। लेकिन इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम की तीसरी विशेषता कौन सी है, तो आगे हम देखें कि इस अधिनियम में भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न, 1892 के अधिनियम में भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें बजट पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन उन्हें अनुपूरक प्रश्न अर्थात भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटेन की संसद में कुछ प्रश्न पूछा जाए और यदि संसद द्वारा जवाब नहीं दिया जाए तो वह भारतीय कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब भारतीय जो प्रतिनिधि होंगे
अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकेंगे, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकेंगे, अर्थात किसी प्रश्न के जवाब के बदले में वह इसका कारण भी पूछ सकते हैं कि यह इसलिए होता है या इसका कारण क्या है। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय वायसराय की जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, उसमें सबसे पहले भारतीयों को शामिल किया जाता है और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। उसके बाद में आगे हम बात करें कि इस अधिनियम की अगली विशेषता क्या है, कि इस अधिनियम के बारे में भारत के महान राजनीतिज्ञ ने या भारत के विद्वानों ने इसे किस अधिनियम के नाम से इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें कही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के बारे में कौन कौन से कथन कहे गए। तो सबसे पहले के.एम. मुंशी की बात करते हैं। के.एम. मुंशी ने 1909 के भारत परिषद अधिनियम को उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। के.एम. मुंशी ने कहा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी या भारत में जो प्रजातंत्र था उसे मार डाला। उसके बाद में आगे आर.सी. मजूमदार ने इसे चंद्रमा की चांदनी बताया, चंद्रमा की चांदनी। उसके बाद में आगे बात करें तो इसे मिंटो ने, जिसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मानते हैं, मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मानते हैं, और मिंटो ने इस अधिनियम के संबंध में कहा कि हम भारत में ऐसे नाग के बीज बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा, अर्थात हम भारत में ऐसे विषधर नाग के फल बो रहे हैं जिसका परिणाम भी भीषण होगा। तो इस प्रकार हमने बात की 1909 के भारत परिषद अधिनियम की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसे लाने का उद्देश्य क्या था? तो 1892 के बाद भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है और मुस्लिम वर्ग को कुछ अन्य सुधार देने के लिए या उनके लिए अल्पसंख्यक वर्गों से कुछ सुधार करने के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर इस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार दिया जाता है, कि भारत में इस अधिनियम द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। इस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी जाती है, और उसके बाद में केंद्रीय विधान परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया जाता है। और इस अधिनियम के संबंध में जो कथन है के मुंशी ने कहा कि इस अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह अधिनियम एक चंद्रमा की चांदनी के समान है, और इस अधिनियम में लॉर्ड मिंटो ने कहा कि हम भारत में एक ऐसे विषधर नाग के फल बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। तो इस प्रकार हमने बात की 1909 के अधिनियम की। उसके बाद में आगे जो हमारा अधिनियम होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, और भारत में जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम को लाने का कारण क्या था
या इस अधिनियम के पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से रहते हैं? तो हमने 1909 के भारत परिषद अधिनियम में बात की थी कि इस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरुआत की जाती है, जिसे लॉर्ड मिंटो ने कहा कि भारत में हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। तो इस प्रकार जो 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, तो अब भारतीयों द्वारा इस निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया जा रहा है। और इस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी थी और भारत में होम रूल आंदोलन चल रहा था। होम रूल आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया, राष्ट्रीय विचारों की शुरुआत की। तो इस प्रकार इन सभी कारणों के द्वारा भारत में जो अगला अधिनियम लाया जाता है अंग्रेजी सरकार द्वारा, वह है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी पूछा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से किसे जाना जाता है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। और प्रश्न पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि उस समय जो भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम वर्ल्ड वार, उस समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय 20 अगस्त 1917 को जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू घोषणा करता है कि यदि भारतीयों से सहयोग की मांग करता है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की मांग के लिए कुछ घोषणाएं करता है। और उसके बाद में 1917 में नवंबर 1917 में यह सचिव भारत में आता है और शिमला में जो भारत का वायसराय है चेम्सफोर्ड से विचार विमर्श करता है। तो इस अधिनियम में 1917 में भारतीय वायसराय से जो सचिव हैं मॉन्टेग्यू विचार विमर्श करता है कि इस अधिनियम द्वारा भारत में क्या क्या प्रावधान किए जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा भारत में शासन में क्या क्या परिवर्तन किए गए और कौन कौन से प्रावधान किए गए। सबसे पहले देखते हैं तो इस अधिनियम द्वारा भारत में सबसे पहले जो शुरुआत होती है प्रांतों में द्वैध शासन की। इस अधिनियम के प्रावधान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इस अधिनियम द्वारा जो पहला प्रावधान है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि जो प्रांतों के विषय हैं, प्रांतों के विषय को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आरक्षित विषय और दूसरा जो विषय है वह है हस्तांतरित विषय। इस प्रकार भारत में जो शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था होती है उसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। और द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाती है। अंग्रेजी सरकार द्वारा कहा जाता है कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। तो अर्थात सर्वप्रथम पहली बार भारत में उत्तरदायी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। तो प्रश्न पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो इस अधिनियम द्वारा भारत में एक प्रस्तावना की शुरुआत की जाती है कि संविधान की एक प्रस्तावना की जो पहली बार बात की जाती है। इस अधिनियम में सबसे पहली बार प्रस्तावना की शुरुआत की जाती है।
उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या प्रावधान किए जाते हैं, तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधायिका में द्विसदनात्मक केंद्र की जो विधायिका हैं, केंद्र की जो विधायिका हैं उसमें द्विसदनों का या 2 सदनों को बदल दिया जाता है। जो पहला विषय है, पहला है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर, केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर अब जो स्थापना की जाती है वह है राज्य परिषद। राज्य परिषद की स्थापना की जाती है जिसे उच्च सदन, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा सदन है उसमें विधानसभा, जो विधानसभा थी उसके स्थान पर अब केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की जाती है जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात इस अधिनियम द्वारा केंद्र में विधायिका के 2 सदनों को केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद की स्थापना की जाती है जिसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और विधानसभा के स्थान पर केंद्रीय सभा या केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की जाती है जिसे निम्न सदन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इस अधिनियम द्वारा जो अगला प्रावधान किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि जो भारत में 1909 के अधिनियम द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है, 1909 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है उसका और विस्तार कर दिया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तारित कर दिया जाता है और इसमें अब सिखों को, इसमें अब सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर दिया जाता है, आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और विस्तारित कर दिया जाता है। उसके बाद में इस अधिनियम द्वारा जो प्रावधान किया जाता है भारत में कार्यों की देखभाल के लिए, भारत में प्रशासन के कार्यों की देखभाल के लिए लंदन में एक नए पद की स्थापना की जाती है, भारतीय उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना की जाती है, भारतीय उच्चायुक्त, जिसका कार्य होगा कि भारत में प्रशासन के संचालन में जो भारत सचिव है, लंदन में जो भारत सचिव होगा उसको सहयोग करे। तो इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारतीय कार्यों के देखभाल के लिए भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारतीय उच्चायोग की स्थापना की जाती है जो भारत सचिव को अपने कार्यों में सलाह देगा। उसके बाद में आगे बात करें तो इस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि जो ये भारतीय उच्चायुक्त होगा उसका जो वेतन दिया जाएगा वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अर्थात इस जो उच्चायुक्त हैं, भारतीय उच्चायुक्त, इसका जो वेतन है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को, इस अधिनियम द्वारा पहली बार जो केंद्रीय बजट है उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अर्थात जो केंद्र का बजट होगा वह राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा जो केंद्रीय बजट है उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे जो हमारा प्रावधान है कि इस अधिनियम द्वारा भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवकों के लिए पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की जाती है और इसे ली आयोग की सिफारिश पर की जाती है, ली आयोग की सिफारिश पर। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। सबसे महत्वपूर्ण कि इस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवकों के लिए पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग
CPSC की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1926 में। और इससे पहले 1923 और 24 में ली आयोग की सिफारिश पर इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं सर रोज बारकर। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में सबसे पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है और अब इस निर्वाचन प्रणाली में महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा जो प्रावधान किए गए उसके संबंध में किन किन लोगों ने क्या क्या कथन कहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कथन की। तो इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सवेरे का सूरज कहा। उसके बाद में आगे बात करें तो इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यह अधिनियम बिना सवेरे का सूरज है। उसके बाद में पहली बार इसे उदारवादियों ने, जो उदारवादी संगठन था, उदारवादियों ने इसे भारतीय संवैधानिक विकास का मैग्ना कार्टा कहा। तिलक ने इसे बिना सवेरे का सूरज कहा और उदारवादियों ने संवैधानिक विकास का मैग्ना कार्टा कहा। किसे कहा? 1919 के भारत शासन अधिनियम को। और इस अधिनियम में अंत में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के जो कार्य हैं, इसके प्रावधान की जांच करने के लिए 10 वर्षों बाद एक आयोग की स्थापना की जाती है। 10 वर्षों बाद इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक आयोग आएगा। उसके बाद में जो अगला इस अधिनियम की जांच करने के लिए जो आयोग आता है, उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। तो अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की कि यह क्यों आता है और इसका कार्य क्या है और इसमें सदस्य कौन कौन थे। नियम की समीक्षा करने के लिए उसमें प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों बाद इसकी जांच करने के लिए एक आयोग भारत आएगा। मित्रों, 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों बाद एक आयोग भारत आएगा जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगा, उसकी जांच करेगा। लेकिन मित्रों, निश्चित समय अवधि से पूर्व नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग की स्थापना की जाती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जाती है जिसमें 7 सदस्य होते हैं और ये जो 7 सदस्य थे वह सभी अंग्रेज थे। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। इसमें 7 सदस्य थे और वह सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो भारतीयों द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य थे वह अंग्रेज थे। और अंततः 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है, साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928 को। तो भारतीयों द्वारा यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ नारों से इसका विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार साइमन कमीशन के विरोध के कारण उस समय जो भारत का लॉर्ड सचिव था, लॉर्ड बर्कन हेड भारतीयों को चुनौती देता है कि साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारतीय नेताओं को बर्कन हेड द्वारा चुनौती दी जाती है कि अपना स्वयं का संविधान बनाए, संविधान का एक प्रारूप हमें प्रस्तुत करे। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं मोतीलाल नेहरू इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अंततः अपनी 10
10 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं और अंत में 1930 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं जिसे नेहरू रिपोर्ट। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसलिए जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति में सिफारिश की जाती है। नेहरू रिपोर्ट में सिफारिशें की जाती हैं कि प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त कर दिया जाए, भारतीयों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए और एक संघ की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट में कहा गया पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए और प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त किया जाए, जो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू किया गया था, और एक संघ की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार ब्रिटेन की सरकार नेहरू रिपोर्ट के संबंध में जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं इस पर भी कुछ इसमें चर्चा करती है और कुछ संशोधनों के बाद 1934 में नेहरू रिपोर्ट में 1934 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, अब आगे बात करते हैं, तो 1934 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखा जाता है और अंततः जो अगला अधिनियम पारित किया जाता है वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम को इसलिए पारित किया जाता है कि 1919 के अधिनियम में क्या कमियां रह गई और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि प्रांतों के द्वेष शासन को समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार जो अगला हमारा अधिनियम रहेगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वह है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों लाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो मित्रों 1919 में जो प्रांतों में द्वेष शासन की व्यवस्था की जाती है उसे 1924 में मुंडीमैन की अध्यक्षता में मुंडीमैन समिति का गठन किया जाता है, जो 1919 के प्रांतों के द्वेष शासन की जो प्रक्रिया है उसे अवैध घोषित करता है और उसे विफल घोषित करता है। उसके बाद में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया जो प्रांतों में द्वेष शासन है वह सही प्रक्रिया नहीं है, और नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया कि प्रांतों की द्वेष शासन की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त कर दिया जाए। और नेहरू रिपोर्ट में मांग की जा रही थी कि भारतीयों के लिए एक संघ का निर्माण किया जाए और मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया जाए। तो इस प्रकार जो हमारा अगला अधिनियम लाया जाता है वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके उद्देश्य हैं 1919 के प्रांतों के द्वेष शासन को समाप्त करना, प्रांतों के द्वेष शासन को समाप्त करना, द्वेष शासन को समाप्त करना और अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इस अधिनियम द्वारा भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह अधिनियम भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अधिनियम है और इसमें जो धाराएं थी, इसमें 321 तो धाराएं थी, 321 धारा और 10 अनुच्छेद हैं। यह अब तक का सर्वाधिक बड़ा सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो सबसे पहले बात करें कि यह सबसे बड़ा अधिनियम है, इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुच्छेद थे। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाता है। दूसरा प्रावधान है भारतीय संघ का गठन किया जाता है, भारतीय संघ का गठन किया जाता है और इसमें प्रांतों को कहा जाता है कि प्रांत भारत के संघ में शामिल होंगे और जो देशी रियासतें हैं वह अपने निर्णय स्वयं की इच्छा अनुसार ले सकती हैं। तो इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारतीय संघ का निर्माण होता है। उसके बाद में आगे बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच
शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और उन्हें 3 सूचियों में विभाजित कर दिया जाता है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इस अधिनियम द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और एक अन्य सूची है अवशिष्ट विषय। जो अवशिष्ट विषय हैं अवशिष्ट सूची में होंगे और इस पर जो अधिकार होगा वह होगा भारत के वायसराय को। तो इस प्रकार शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है 1935 के अधिनियम में। और अभी जो हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, तो इन सूचियों की हमें पहली बार देखने की जो प्रक्रिया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो मित्रों, इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसे फेडरल कोर्ट के नाम से जानते हैं। फेडरल कोर्ट भी कह सकते हैं। तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और इसके जो प्रथम न्यायाधीश मॉरिस गवेयर। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसे बाद में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हीरालाल जे कानिया। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में आगे बात करें तो इस अधिनियम द्वारा और क्या प्रावधान किए गए। तो इस अधिनियम द्वारा अगला प्रावधान किया गया कि भारत में एक बैंक की स्थापना की जाएगी। मुद्रा और साख की रक्षा के लिए भारत में एक बैंक की स्थापना की जाती है। केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। केंद्रीय बैंक की पहली बार जो स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम में की जाती है, जिसे बाद में RBI के नाम से जानते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं। RBI के गवर्नर कौन हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो मित्रों, इस अधिनियम द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग इस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। आगे हम बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो मित्रों, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। इस अधिनियम द्वारा बर्मा जो म्यांमार में, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें कि जो वर्तमान में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी जो पहली बार बात
की गई वह की गई 1935 के अधिनियम में। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो पहली बार जो नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है 1935 के अधिनियम में, और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में डीपीएसपी को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किया जाता है। तो इस अधिनियम द्वारा दलितों को, मजदूरों को मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। इस अधिनियम द्वारा दलितों को, मजदूरों को और दलितों में विशेषकर हरिजनों को भी मताधिकार का प्रयोग दिया जाता है। तो इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली है उसका विस्तार कर दिया जाता है। आगे हम बात करें कि इस अधिनियम की आगे क्या क्या प्रावधान है। तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है और जो भारतीय परिषद की स्थापना की जाती है 1858 के अधिनियम में। 1858 में भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की जाती है। उसे अब समाप्त कर दिया जाता है, भारत परिषद को अब समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत परिषद को कब समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने बात की 1935 के भारत शासन अधिनियम की। और मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियमों में 1935 के अधिनियमों को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। मित्रों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार कलकत्ता में की गई स्थापना, लेकिन यहाँ पर जो स्थापना की जाती है दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसकी अपील भी ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। उसके बाद में भारत में बैंकिंग की स्थापना की जाती है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम द्वारा। शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है वो भी 1935 के अधिनियम द्वारा। और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और अब जो यह द्वेष शासन है केंद्र में लागू कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त कर दिया जाता है किस अधिनियम द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। और प्रांतों में द्वेष शासन को कब लागू किया जाता है? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। और अब प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में क्या क्या कथन कहे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कि उन्होंने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में क्या बात कही। नेहरू ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा कि यह इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं और उसे नेहरू जी ने दासता का अधिकार पत्र भी कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतया सड़ा गला अधिनियम कहा। आगे हम बात करते हैं तो इस अधिनियम को मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह अधिनियम बाहर से तो जनतंत्रवादी है लेकिन अंदर से खोखला है। किसने कहा? मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह अधिनियम अंदर से तो खोखला है लेकिन बाहर से जनतंत्रवादी है। उसके बाद में इस अधिनियम को केवी फिश ने कहा इस अधिनियम के संदर्भ में कि इस अधिनियम द्वारा भारतीयों ने यह अनुभव किया कि हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भी यह महसूस किया कि हमने इस अधिनियम द्वारा कुछ नहीं खोया है। तो इस प्रकार हमने बात की
कि इस अधिनियम के संदर्भ में क्या क्या कथन कहे गए। तो नेहरू जी ने कहा कि यह इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है जिसमें इंजन तो हैं लेकिन ब्रेक लगे हुए हैं। और नेहरू जी ने इसे दासता का अधिकार पत्र भी कहा और जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा गला अधिनियम कहा। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह बाहर से जनतंत्रवादी है लेकिन अंदर से खोखला है। और के.वी. फिश ने कहा कि इस अधिनियम से भारतीय यह महसूस कर रहे हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन अंग्रेज भी यह महसूस कर रहे हैं कि हमने भी कुछ नहीं खोया है। तो इस प्रकार हमने बात की 1935 के अधिनियम की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।